और इस वीडियो में अपन बात करेंगे डेट फैक्टरिंग के क्वेश्चन के ऊपर। डेट फैक्टरिंग ये कौन सा है अपना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में एक टॉपिक है डेट फैक्टरिंग का। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका कि व्हेन अ बिजनेस सेल्स इट्स अनपेड डेटर्स, यानी फाइनेंशियल असेट, डेटर्स क्या होते हैं हमारे फाइनेंशियल असेट होते हैं क्योंकि उसके बदले में हमें कैश मिलता है, टू अ थर्ड पार्टी एट अ डिस्काउंट टू गेट इमीडिएट कैश इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर अ कस्टमर टू पे द बिल। यानी मैं सोच रहा हूँ कि मैं मेरे जो डेटर है, मेरे फाइनेंशियल असेट है, जिनके बदले में मुझे कैश मिलेगा, वो मैं किसी और को ट्रांसफर कर दूँ, थर्ड पार्टी को बेच दूँ, और मेरे को अभी के अभी पैसा मिल जाए, मैं टेंशन फ्री हो जाऊँ कि मेरे को इन लोगों से पैसे लेना है, वो लेती रहेगी थर्ड पार्टी। ठीक है, इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है विथ रिकोर्स, एक होता है विदाउट रिकोर्स। विथ रिकोर्स के अंदर हमारी जो लाइबिलिटी रहती है उन डेटर्स के लिए, यानी अगर कल को थर्ड पार्टी को डेटर्स पे नहीं करते हैं तो हमारी लाइबिलिटी स्टिल रहेगी थर्ड पार्टी को पेमेंट करने की। जैसे मान लो कि मेरे पास 10 लाख के डेटर्स थे, मैंने 10 लाख के डेटर, रोहन के पास 10 लाख के डेटर थे, रोहन ने वो 10 लाख के डेटर समीर लिमिटेड को बेच दिए और उनसे कितने ले लिए पैसे, 10 लाख रुपए ले लिए कि भाई मेरे को अब आप ये रिकवरी करते रहना, मेरे को मेरे पैसे तो दे दो, मेरे को टेंशन नहीं चाहिए। अब समीर लिमिटेड के पास भी क्या हुआ, ये दिक्कत हो गई उसको कि है ना, उसको डेटर पे नहीं कर रहे और मैंने विद रिकोर्स के अंदर ट्रांसफर करे, यानी मेरी लाइबिलिटी अभी भी है। अगर कल को डेटर डिफॉल्ट कर देते तो समीर मेरे से पैसे मांग सकता है कि भाई वो नहीं दे रहे हैं, आप ही दो मेरे को, तो इस तरह से तो मेरी लाइबिलिटी तभी रहेगी। ठीक है, तो ये क्या मतलब हुआ डेट फैक्टरिंग का। इसमें हमारे क्या हो रहा है, जो हमारा फाइनेंशियल असेट है वो यानी हमारी बुक से जा रहा है, यानी जो हमारे डेटर्स हैं, हमारे फाइनेंशियल असेट हैं, वो हमारी बुक से जाकर के थर्ड पार्टी की बुक्स में जा रहे हैं। राइट, इसकी अकाउंटिंग अपने को करनी है। कैसे करते हैं अपन इसकी अकाउंटिंग पार्ट, We will receive या recognize cash या बैंक for amount received by selling the debtors या debt। समझ गए बात। जैसे मेरे पास 10 लाख के डेटर थे, मैंने थर्ड पार्टी को डेटर्स ट्रांसफर कर दिए, तो थर्ड पार्टी ने मेरे को पैसे दे दिए। भाई इसी के लिए तो मेरे को ट्रांसफर करना था, मेरे को टेंशन फ्री रहना था, मेरे को टेंशन नहीं चाहिए थी कि मेरे को इनसे पैसे की टेंशन है या मेरे को इनसे पैसे चाहिए, मांगता रहूँगा, मेरे को चाहिए नहीं था। तो मैंने अगर डायरेक्टली उठा करके 10 थर्ड पार्टी को दे दिए। नॉर्मली डिस्काउंट में जाते हैं कि भाई अगर मैं आपकी टेंशन ले रहा हूँ तो मैं आपको पूरे 10 लाख नहीं दे सकता, मैं आपको 9,50,000 ही दूंगा। पर मेरे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको कहा कि 10 लाख के डेटा मैंने दी, 10 लाख मैंने उससे ले लिए, बस मैं टेंशन फ्री हो गया। तो क्या हुआ, वी विल रिसीव या रिकॉग्नाइज कैश या बैंक, यानी हम कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। ये कर दिया डेबिट, ये कर दिया अपन ने कैश बैंक डेबिट, यानी हमारे पास पैसे आ गए और जो डेटर्स हैं, जो असेट्स हैं, वो दूसरे के पास चले गए। अमाउंट रिसीव्ड फॉर ट्रांसफरिंग असेट टू द फैक्टरिंग कंपनी, जो अपन जिस थर्ड पार्टी को अपन ने डेटर्स को ट्रांसफर करा। दूसरा क्या करेंगे अपन, भाई डेटर चले गए बुक से तो उनको डी रिकॉग्नाइज कर देंगे एंड क्रेडिट द कैरिंग अमाउंट ऑफ रिसीवेबल बिकॉज दे आर गिवन टू द फैक्टरिंग कंपनी, सो इन आवर बुक्स डेटर विल बी फिनिश्ड। डेटर का डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि वो हमारे असेट होते हैं, जब वो चले जाएंगे तो उनका क्रेडिट बैलेंस हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएंगे। भाई असेट जा रहा है तो क्रेडिट हो गया, डेटर या असेट कैरिंग अमाउंट पे चले जाएंगे। 10 लाख के डेटर मेरे पास थे, मैंने थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिए, मेरे पास से असेट चला गया, मेरे पास पैसा आ गया। कैश अकाउंट डेबिट टू असेट, सिंपल, कैश अकाउंट डेबिट टू असेट। ठीक है, चलो और क्या करते हैं हम इसमें। अब इसमें अपन एक असेट रिकॉग्नाइज करते हैं। इसका क्या मतलब होता है, कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट असेट। कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट का क्या मतलब होता है, कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट का मतलब आप पढ़िए, इफ एन एंटिटी नाइदर फुल्ली ट्रांसफर नॉर फुल्ली रिटेन, if an entity neither fully transfer nor fully retain the risk and reward of a transferred asset, then it will continue to recognize the transferred asset to the extent of continuing involvement। का मतलब क्या हुआ कि भाई मैंने तो पार्शली डी रिकॉग्नाइज करा है, या मेरी अभी भी कुछ मेरे हाथ में अभी भी कुछ लायबल है। जैसे मैंने आपको बताया रिकोर्स में मैंने आपको क्या बताया कि मेरे हाथ में अभी भी लाइबिलिटी है कि भाई मैंने 10 लाख तो उससे ले लिया थर्ड पार्टी से, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ मेरा ये एग्रीमेंट है कि अगर थर्ड पार्टी डेटर से पैसे रिकवर नहीं कर पाई तो मुझे थर्ड पार्टी को पैसे देने पड़ेंगे। जैसे मैंने थर्ड पार्टी को एग्रीमेंट करा, मैं रोहन हूँ, मैंने थर्ड पार्टी समीर लिमिटेड को कहा कि ये मेरे 10 लाख के डेटर आप रख लो, मेरे को 10 लाख आज के आज दे दो, मुझे टेंशन नहीं लेनी है। समीर लिमिटेड ने मेरे डेटर ले लिए और 10 लाख मुझे दे दिए, लेकिन इस एग्रीमेंट में लिए समीर लिमिटेड ने कहा कि रोहन अगर ये डेटरों ने मुझे तकलीफ दी, अगर इन्होंने मेरे को पे नहीं करा तो तुम ही मेरे को देना, सिंपल। मैं तुम पे भरोसा करके तुम्हारे डेटर ले रहा हूँ, अगर इन्होंने कोई डिफॉल्ट करा तो फिर मैं तुमसे ही लूँगा। तो ये क्या रिकोर्स है, यानी अभी भी मेरा इन्वॉल्वमेंट है उन डेटर्स में, मेरा कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट अभी भी है। अब पढ़ना क्या लिखा है इसमें, इफ एन एंटिटी नाइदर फुल्ली ट्रांसफर नॉर फुल्ली रिटेन, मैंने अच्छे से अभी पूरी ट्रांसफर नहीं करी क्योंकि मेरे पास अभी भी लाइबिलिटी है उनको पे करने की, मुझे समीर को पे करना पड़ सकता है अगर डेटर ने डिफॉल्ट कर दिया तो। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, एक कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट असेट रिकॉग्नाइज करते हैं। कंटिन्यूइंग असेट रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे करते हैं, कैरिंग लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ रिसीवेबल डेटर, यानी अपने एग्जांपल में 10 लाख,
और गारंटी अमाउंट हमें गारंटी अमाउंट भी देते हैं, गारंटी अमाउंट, ठीक है। तो 10 लाख और गारंटी अमाउंट में से क्वेश्चन में अपने को फिगर्स गिवन होंगे, तो 10 लाख और गारंटी अमाउंट में से जो लोअर होगा उतने का अपन एक कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट असेट रिकॉग्नाइज करेंगे। असेट रिकॉग्नाइज करने का मतलब डेबिट करना, ये कर दिया डेबिट, कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट असेट अपन ने डेबिट कर दिया, ठीक है। और क्या करते हैं अपन, एक अपन रिकॉग्नाइज करते हैं एसोसिएटेड लायबिलिटी। एसोसिएटेड लायबिलिटी क्या होती है? इट इज़ अ लायबिलिटी ऑब्लिगेशन एसोसिएटेड विद द ट्रांसफर्ड फाइनेंशियल असेट। यानी हमारी लायबिलिटी जो है, हमारी लायबिलिटी रह गई ना, एक हमारी लायबिलिटी क्या गई, हमारी लायबिलिटी रह गई किसको पे करने की, समीर लिमिटेड को पे करने की, अगर वो पुराने वाले डेटर पे नहीं कर पाते हैं तो, ठीक है। कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट असेट को और एसोसिएटेड लायबिलिटी में कंफ्यूजन नहीं होना है, वो असेट कंपोनेंट है, ये लायबिलिटी कंपोनेंट है। असेट कंपोनेंट मतलब कि अभी भी हमारे ऊपर कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं, अभी भी हमारे ऊपर कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं उन डेटर्स को लेकर के, भले ही मैंने समीर लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिए। एसोसिएटेड लायबिलिटी का मतलब कितनी मेरे को देने पड़ सकती है उसको, तो कितना अमाउंट आएगा एसोसिएटेड लायबिलिटी का? एसोसिएटेड लायबिलिटी का अमाउंट अपने को गारंटी अमाउंट प्लस फेयर वैल्यू ऑफ गारंटी, गारंटी अमाउंट प्लस फेयर वैल्यू ऑफ गारंटी पे अपने को क्या करना है, एसोसिएटेड लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करना है। एसोसिएटेड लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करने का मतलब क्रेडिट, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस हो गया, अपन ने रिकॉग्नाइज कर दी। जो भी डिफरेंस होगा बैलेंस फिगर के रूप में प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, ठीक है। बस ये एक ही एंट्री अपने को इस फैक्टर के उसमें फैक्टर डेट फैक्टरिंग एग्रीमेंट में करनी होती है। और ये जो फेयर वैल्यू ऑफ गारंटी होती है ये अपनी अमोर्टाइज होती है पीएनएल में ओवर द पीरियड, मतलब एक डिफाइंड पीरियड का एग्रीमेंट होगा कि इतने पीरियड तक ही मैं लायबल हूँ, इसके बाद अगर डेटर ने डिफॉल्ट करा तो भाई तुम देख लो, मेरे को नहीं पता, समीर लिमिटेड तुम ही देख लो, मैं तो इतने पीरियड तक ही लायबल रहूँगा, इतने पीरियड में तुम जितना उससे कलेक्ट कर पाओ कर लो, अगर नहीं कर पाए तो मैं तुमको दे दूंगा, सिंपल। पूरी लाइफ टाइम के लिए थोड़ी ना मैं लायबल हो सकता हूँ। तो फेयर वैल्यू ऑफ गारंटी को अपन क्या करेंगे, अमोर्टाइज करेंगे पीएनएल में ओवर द अंडरलाइंग पीरियड, ठीक है। चलो अब अपन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, एंटिटी सी एग्रीज विद द फैक्टरिंग कंपनी डी। एंटिटी सी मतलब अपने एग्जाम्पल में रोहन और फैक्टरिंग कंपनी अपने एग्जाम्पल में समीर लिमिटेड, ठीक है, समीर लिमिटेड। Entity C agrees with the factoring company D to enter into a debt factoring agreement. Under the terms of agreement, the factoring company D agrees to pay 91.5 crore less a service charge of 1.5 crore, net proceeds 90 crore in exchange for 100% of the cash flows of short term receivable. यानी हमें कुल मिला के 90 करोड़ रिसीव हुआ। चलो अपने को 90 करोड़ रिसीव हुआ, ये अपन ने देखो, ये अपन ने यहाँ पे लिख दिया 90 करोड़, लिख दिया 90 करोड़ कैश अमाउंट रिसीव हुआ 90 करोड़ का अपन ने लिख दिया, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द रिसीवेबल हैव अ फेस वैल्यू ऑफ 100 करोड़ एंड अ कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट अपने फोकस करना है अपने को, कैरिंग अमाउंट ऑफ 95 करोड़, कैरिंग अमाउंट ऑफ 95 करोड़ को याद है डी रिकॉग्नाइज करना है अपने को, ये रहा। तो चलो अपन 90 ये अपना डी रिकॉग्नाइज कर देते हैं, ये अपन ने कर दिया रिसीवेबल्स को डी रिकॉग्नाइज, किस पे, कैरिंग अमाउंट पे, ये कैरिंग अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट पे अपन ने रिसीवेबल्स को डी रिकॉग्नाइज कर दिया 95 करोड़, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या 3 इलस्ट्रेशन है मॉड्यूल में, लगा अपन ने एक को कर दिया, इसमें मर्ज कर दिया। द कस्टमर विल बी इंस्ट्रक्टेड टू पे द अमाउंट ओ टू द बैंक टू द फैक्टरिंग कंपनी, एंटिटी सी ऑल्सो राइट्स अ गारंटी टू द फैक्टरिंग कंपनी अंडर विच इट विल रीइंबर्स द क्रेडिट लॉस अप टू 5 करोड़ ओवर एंड अबव द एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ऑफ 5 करोड़, ठीक है। अब ये क्या है अपना गारंटी अमाउंट है, गारंटी अमाउंट हमारा कहाँ काम आता है, गारंटी अमाउंट अपना यहाँ काम आता है कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट असेट निकालने में। तो इसमें कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट असेट कितना होगा, लोअर ऑफ कितना, अमाउंट ऑफ रिसीवेबल, अमाउंट कैरिंग अमाउंट ऑफ रिसीवेबल कितना है अपना, चलो ऊपर चलते हैं एक बार फिर से देखते हैं। कैरिंग अमाउंट है अपना 95 करोड़, कैरिंग अमाउंट है अपना 95 करोड़, और गारंटी अमाउंट कितने का है, गारंटी अमाउंट है 5 करोड़ का, गारंटी अमाउंट है 5 करोड़ का। तो अपना इसमें कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट असेट का अमाउंट 5 करोड़ आना चाहिए, देख लेते हैं, ये आ गया 5 करोड़, ठीक है, दिख गया 5 करोड़। कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट है लोअर ऑफ अमाउंट ऑफ डेट रिसीवेबल, कैरिंग अमाउंट और गारंटी अमाउंट 5 करोड़, लोअर आ गया 5 करोड़। ये कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट को अपन ने डेबिट कर दिया, असेट रिकॉग्नाइज कर दिया, सेम अपन ने एंट्री अभी देखी थी ऊपर, ठीक है। चलो और क्या करते हैं अपन, नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में तो इतना ही था कि भाई आप मेरे को ना एस्टिमेटेड वो निकाल के बताओ, कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट असेट का अमाउंट निकाल बताओ, इस क्वेश्चन में इतना ही था। ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे 5 करोड़ आएगा, ठीक है, यहाँ पे 5 करोड़ आएगा। तो अपना क्या हुआ, ये जो अपना ये यहाँ पे 5 करोड़ आएगा, लोअर है ना, लोअर ऑफ 95 करोड़ एंड 5 करोड़ है 5 करोड़, कौन सा, कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट असेट। अब अपना मॉड्यूल में से 3 टुकड़ों में दे रखा है क्वेश्चन। अब इसमें आया कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एसोसिएटेड लायबिलिटी। चलो अब एसोसिएटेड लायबिलिटी अपन निकालते हैं। एसोसिएटेड लायबिलिटी कैसे निकलती है, एसोसिएटेड लायबिलिटी विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज गारंटी अमाउंट प्लस फेयर वैल्यू ऑफ गारंटी। चलो फेयर वैल्यू ऑफ गारंटी कहीं ना कहीं दी हुई होगी अपने को, ये रहा, गारंटी अमाउंट 5 करोड़ का
गारंटी अमाउंट 5 करोड़ का और फेयर वैल्यू ऑफ गारंटी एरी 0.5 करोड़ की, यानी एसोसिएटेड लायबिलिटी फेयर 5.5 करोड़, 5 + 5 0.5 ये आ गई। गारंटी अमाउंट गारंटी एसोसिएटेड लायबिलिटी मतलब गारंटी अमाउंट प्लस फेयर वैल्यू ऑफ गारंटी, 5 करोड़ प्लस 0.5 करोड़ 5.5 करोड़, क्योंकि एसोसिएटेड लायबिलिटी है तो क्रेडिट होगी, ये हो गई क्रेडिट, आ गया 5.5 करोड़। डिफरेंस जो भी आएगा वो अपना कहाँ चला जाएगा, पीएनएल में चला जाएगा, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, देख लो 12C में क्या है, पास है सिर्फ जनरल एंट्री अपन साथ साथ करते ही गए, देख लो वही करी इन्होंने भी, जनरल एंट्री अपन साथ साथ करते ही गए, तो कुछ नहीं है इसमें, अपने को सिर्फ अमाउंट्स निकालने समझने की क्या करना है, इसमें अपने को कुछ नहीं करना है, सिंपल इतना तो अपने को समझ आ ही जाएगा, इतना तो अपने को समझ आ ही जाएगा कि भाई क्योंकि हम फैक्टरिंग कंपनी को हमारे डेटर कैश दे रहे हैं तो कुछ हमें कैश या बैंक में देंगे, तो ये तो परफेक्ट हो गया, ये काम खत्म हो गया, एक तो, और ये डेटर और असेट को डी रिकॉग्नाइज करने हो गया हमारी बुक से जा रहे हैं, ये काम भी खत्म हो गया। बस समझने की चीज़ कौन सी है, कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट असेट कैसे निकलता है, कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट ध्यान रखना, कैरिंग अमाउंट, फेस वैल्यू कुछ नहीं, कैरिंग अमाउंट या फिर गारंटी अमाउंट, कैरिंग अमाउंट, और इस क्वेश्चन में अपना कैरिंग अमाउंट कितना था 95 करोड़ का, गारंटी अमाउंट कितनी थी 5 करोड़ की, लोअर अपन ने ले लिया 5 करोड़, आ गया अपना कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट असेट 5 करोड़ का, कहाँ गया, ये रहा 5 करोड़ का कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट असेट आ गया। और दूसरा एसोसिएटेड लायबिलिटी, क्या होती है एसोसिएटेड लायबिलिटी, गारंटी अमाउंट, गारंटी वही वाली गारंटी जो अपन ने कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट असेट में यूज करी थी 5 करोड़ वाली, वही सेम, प्लस फेयर वैल्यू ऑफ गारंटी, इस क्वेश्चन में अपनी 0.5 करोड़ की थी, 5.5 की अपन ने रिकॉग्नाइज कर ली, तो हमारा जो प्रॉफिट आया, ये कितना है, ये प्रॉफिट ये कितना है, ये अपना लॉस आया, कैसे आया लॉस, अपने को 90 करोड़ मिले, अपना असेट रिकॉग्नाइज हुआ 5 करोड़ का, लेकिन हमारी बुक से 95 करोड़ के चले गए, ये क्या डेटर्स, और 5.5 करोड़ की एसोसिएटेड लायबिलिटी और रिकॉग्नाइज हो गई, तो 95 करोड़ के तो डेटर गए, 5.5 की एसोसिएटेड लायबिलिटी रिकॉग्नाइज हो गई, तो ये कितना हुआ 100.5 माइनस अपने पास आया कितना 90, अपना कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट कितना रिकॉग्नाइज हुआ 5, तो क्या आया 5.5 करोड़ का, क्या आया लॉस आया, क्या आया 5.5 करोड़ का लॉस आया, लॉस ऑन डेट फैक्टरिंग, ठीक है, लॉस ऑन डी रिकॉग्निशन, ठीक है, समझ में आ गई बात। मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 5.5 इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे अमाउंट गलत है, ये 5 था तो यहाँ पे 5.5 आ जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, बताइएगा मेरे नाम अपने दोस्तों को, और कमेंट कीजिएगा समझ में आया या नहीं, आपको कोई डाउट हो तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।